बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन तमाम व्यूवर से कॉलर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि हमारे और आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात यह है कि जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ जो लास्ट आपका सिचुएशन होती है, जो सवाल होता है, वो पूछा करें। तमाम डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न कि ये प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, और इसलिए प्लीज़ अपने जो सवाल है उसको मुख्तसर रखा करें। और इसका बी वेरी ऑनेस्टली, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए, एज़ ए वेल विशेस के लिए या वेल बीइंग के लिए, कि प्लीज़ को जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, या आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है, या आपका मैटर आपको कोई डिटेल चाहिए रिफ्यूज़ल होने के बाद, तो फिर उसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप किसी भी वकील को जाके मिलें। हमसे मिलना चाहे तो मोर देन वेलकम। हमारी डिटेल्स मीडिया से मिल सकती है आपको, सोशल मीडिया से, या फिर आपको लॉ सोसाइटी से, क्योंकि हम अंडर द लॉ सोसाइटी रेगुलेट होते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जो अप्रिशिएट करते हैं, अगेन उनका भी बहुत थैंक यू, क्योंकि ये एक कम्युनिटी वर्क है और उसके लिए तमाम लोग या स्टेक होल्डर्स हम मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वीनस टीवी का इस प्रोग्राम को जो ऑनर करते हैं विदाउट चार्ज, इसके लिए भी उनका थैंक यू करते हैं। बहुत सारे लोग कॉल पे हैं, तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा नाम कहते सुमित है। एक मेरा सवाल था, मैं अपने कहते बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहा था, ब्रिटिश पासपोर्ट नेचुरलाइजेशन के लिए। तो राइट। उसमें जो रेफरेंस के फॉर्म होते हैं, उसमें कहा कि कोई सोशल वर्कर या कोई टीचर हो, राइट। लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं। तो किसी हम अडल्ट का देख के तो सकते हैं? ओके मेरे भाई, जब आप वो एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफरी की जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको गौर से पढ़ते हो या वहाँ पे फॉर्म है, तो उसके लिए नॉट ओनली कि सिर्फ आप सिर्फ केस वर्कर ले सकते हो। आपके पास राइट है कि अगर आप जहाँ पे जॉब करते हैं या आपकी मिसेज जहाँ जॉब करती है, उसका जो मैनेजर है वो दे सकता है। बच्चे का जो डॉक्टर है या आपका डॉक्टर है वो दे सकता है। अगर आपके कोई अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं आपके, वो आप दे सकते हैं। या फिर आपके जो बैंक मैनेजर है, वो बैंक स्टाफ, वो दे सकता है। उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है क्योंकि नेशनलिटी की एप्लीकेशन के लिए उनकी कम अज़ कम एक कंडीशन है कि एक वन ऑफ द रेफरी शुड बी द प्रोफेशनल। तो आप उनमें से लिस्ट में चेक कर लें, और जो आपको लगता है कि ये आपके लिए एक्सेसिबल है या आप इसको अप्रोच कर सकते हो इस डिपार्टमेंट से, आप उनसे रब्ता कर लें। और जो सेकंड रेफरी है वो कोई भी ब्रिटिश सिटीज़न हो सकता है। इसी तरीके से जो किसी कंपनी का डायरेक्टर होएगा वो भी क्वालिफाइड करेगा कि आप करो। जब बच्चे की एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी बड़ी उसके लिए रेफरी का मैटर आता है। उसमें दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंस दे रहा है वो आपके बच्चे को पर्सनली जानता हो, लेकिन अगर आपको जानता है या उसके जो बायोलॉजिकल फादर है या बायोलॉजिकल मदर को अगर वो जानता है, तो उसके बिहाफ पे भी वो अपना रेफरेंस दे सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसने देखना है कि बच्चा को आईडी करना है, उसको कंफर्म करना है और साथ अपनी डिटेल्स देनी है। तो इसलिए आप वो जो रेफरेंस की लिस्ट है उसमें से चेक कर लें, वरना गूगल कर सकते हैं कि नेशनलिटी की एप्लीकेशन के लिए हु इज़ क्वालिफाइड टू गिव द रेफरेंस। तो उनमें से जो आपको रेलेवेंट प्रोफेशनल या आपको सूट करता है या आपके कनेक्शन में है, तो आप उनको अप्रोच कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुल साहब, मेरा एक सवाल है। एक तो स्पाउस वीज़ा के मतलब है। हमारे साथ जो है मेरी एक स्टेप डॉटर है, उसमें राइट। उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है मेन, जो कि क्योंकि उसका लॉजिकल फादर जो है वो तो पाकिस्तान में है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो जो उसका क्या किस टाइप का मैटर होना चाहिए जो
के उसको सपोर्ट करता हो, जैसे कि वो सोल्ड कस्टडी के मतलब। हमारे पास लेटर तो एक है, उसमें उन्होंने कोर्ट से उसको गार्डियनशिप तो मिली हुई है मदर को, और वो इस वक्त बच्ची जो है वो तुर्की में वालदा के साथ रहती है। और यूके के लिए भी उन्होंने परमिशन कोर्ट से ली थी, लेकिन उस पर स्पेसिफिक फिगर लिखा हुआ है पर्पस ऑफ विजिट। तो क्या वो सूटेबल होगा उसमें स्पाउस वीजे के लिए, हम यूज कर सकते हैं या नहीं? और तीसरा एक आपकी फीस के मतलब सवाल है कि क्या आपको ये स्पेशल डिसेबल पर्सन हो जो फीस इतनी अफोर्ड ना कर पाते हो, तो उनको कोई आप सपोर्ट करते हैं फीस की मद में, और कैसे आपसे कंट्रोल इनसे कॉन्टैक्ट ले लें, कंट्रोल से इनसे कॉन्टैक्ट ले लें। आप ऐसे करें कि अपनी डिटेल्स कंट्रोल के दें और आप टीवी पे आंसर सुने। मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं गाइड कर सकूँ। देखिए मेरे भाई, आपके दो सवाल के दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन तो आपने ये कहा है कि आप अपनी वाइफ को और उसके साथ उनके एक डिपेंडेंट है, उनकी बेटी है जो कि उनके प्रीवियस रिलेशनशिप से है, जिसकी आप बायोलॉजिकल फादर नहीं हो, आप उन दोनों को स्पॉन्सर करना चाहते हो। अच्छा, जो तो सवाल है रेलेवेंट टू योर वाइफ, यस, अगर आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जो क्राइटेरिया है वो पूरा करोगे। क्योंकि आपने थोड़ा सा हिंट्स किया है, मुझे पता नहीं कि आपका ये मैटर है या आपने जनरल कहा। 3 तरीके होते हैं जब अप्लाई करते हो स्पोज के लिए। सबसे जो रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 कि आपके पास आपका रिलेशनशिप है, जो अपने मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके जो भी सेकेंडरी चीज़ें हैं, जैसे सप्लीमेंट्री के आपके वो पिक्चर्स वगैरह हैं, या जो फंक्शंस किया था तमाम वो फैमिली का, वो सारा एज ए प्रूफ। सेकंड ये कि जो बंदा यहाँ ब्रिटिश है, जो स्पॉन्सर कर रहा है टू द एप्लीकेंट, उसने साबित करना है कि उसके पास इनकम थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है। अगर तो सिर्फ वाइफ को कर रहे हो तो 18,600 इनकम होनी चाहिए। वो अपने पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड दिखाना है, अगर आप एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं। लेकिन अगर आप सेम कंपनी के साथ काम करते हो और आपकी सैलरी सेम है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही, तो फिर आप लास्ट 6 मंथ पे भी रिलाई कर सकते हो, और उसके लिए कम से कम 18,600 पाउंड आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर उसके साथ आपका एक बच्चा भी हो जो कि 2 डिपेंडेंट बन जाएंगे, तो फिर कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट जो 22,400 है। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकंड ये कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप सेविंग पे रिलाई कर सकते हो। सेविंग सिर्फ मेन एप्लीकेंट के लिए, जो आपने बोला कि अगर तो सिंगल डिपेंडेंट होएगा एप्लीकेंट, तो उसके लिए 62,500 पाउंड रिक्वायर्ड है फॉर द 6 मंथ इन द पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर साथ चाइल्ड भी होएगा तो फिर 22,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 के साथ, एंड प्लस उसमें 16,000 एडअप करेंगे, वो शायद 70 प्लस बन जाएगी, जो कि कम से कम आपको वो भी 6 मंथ का प्रूफ देना होता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली, जो थोड़ा सा आपने हिंट्स किया, मुझे पता नहीं कि आप क्वालिफाइड करते कि नहीं करते, अगर कोई अनफॉर्चुनेट बंदा यहाँ पे डिसेबल हो और वो डिसेबल अलाउंसेस ले रहा हो और रजिस्टर हुए थे काउंसिल के साथ, तो फिर उनका जो 18,600 इनकम वाला थ्रेशोल्ड है वो मीट उनको नहीं करना पड़ता। लेकिन उनको एक एडवोकेट उसके जो फंड्स हैं वो कम से कम प्रूव करने पड़ते हैं। वो शायद समथिंग 174 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 52 के साथ, तो वो एक डिफरेंट फार्मूला है। इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। पहली रिक्वायरमेंट रिलेशनशिप विच इज मैरिज सर्टिफिकेट एंड पिक्चर्स। सेकंड आपके पास हो गया जनाब कि आपने इनकम थ्रेशोल्ड मीट करनी है, अगर आप डिसेबल हैं तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं। थर्ड आता है कि आपके पास सफिशिएंट यहाँ पे अकोमोडेशन है और आप उसको स्पॉन्सर करने जा रहे हो। और जो एप्लीकेंट है उसने ये साबित करना है कि उसके पास सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, जो उसके पास वो पढ़ सकती हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम A1 आइल्ट्स का एग्ज़ाम पास करना है। जो अंडर 18 बच्चे होंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे, स्पाउस के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब ये आती है कि जर्नल जो बंदा यहाँ पे स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहा है, लेकिन आपने साथ ये कहा है कि लिंक टू द मेन एप्लीकेंट उनकी एक डिपेंडेंट है जिसके आप बायोलॉजिकल फादर नहीं हो, तो उसकी पोजीशन क्या होएगी। बाकी रिक्वायरमेंट सेम होएंगी कि आपके पास अकोमोडेशन है, आप उनके कॉन्टैक्ट में हो, या और थर्ड ये कि आपके पास इनकम पूरी हो रही है। जो अब इसमें पार्ट आएगा कि एक चीज़ के जो आपके एप्लीकेंट जो कि वाइफ है उसके साथ वो रह रही हैं, उसके पास गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द कोर्ट से।
नंबर 2, उसके बायोलॉजिकल फादर से आपको एक कंसेंट लेटर लेना होगा। आपने कंसेंट लेटर लिया है, लेकिन वो कंसेंट लेटर इज़ पर्पज़ टू द विजिट है, वो विजिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब केस वर्कर देखेगा कि इसके फादर ने इसको सिर्फ सैर करने की इजाज़त दी है, ऑन द अदर साइड यू आर मेकिंग द एप्लीकेशन टू कम इन द यूके फॉर द सेटलमेंट रूट, टू लिव इन द यूके फॉर परमानेंटली, तो वो तो कंट्रडिक्शन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको उनके फादर से ये लेना होगा कि नो कंसेंट लेटर, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी आई एम द बायोलॉजिकल फादर बट द चाइल्ड इज़ लिविंग विद द मदर and now her mother is applying to the UK and she want to go with her, तो there is no objection। अगर वो ये लेटर देते हैं और वो बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली होना चाहिए कि पर्पस क्या है, उसके पास फुल कस्टडी है एंड शी हैव फुल राइट टू बी टेक अ डिसीजन फॉर ट्रैवलिंग, और उसके बाद उसकी वेल बीइंग के लिए वो जो करेगी मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होएगा, तो ये मेरा कंसेंट लेटर है। नंबर 1 गार्डियनशिप होएगा, कंसेंट लेटर होएगा, और ऑफ कोर्स जो आप हैं तो आपने उनका जो इनकम थ्रेशोल्ड को पूरा करना है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है। और जो आपने लास्ट में कहा कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बंदे पे नहीं कर सके हों या कोई डिसेबल हो तो क्या हम करते हैं, पर द लॉ सोसाइटी उन्होंने कहा कि तमाम लॉ फर्म्स को अपनी जो फीसिस हैं वो डिस्प्ले करनी होंगी। हमने भी ऐसे किया हुआ है, लेकिन इन सम सर्कमस्टांसिस में यस हम कोशिश करेंगे और करते हैं कि कुछ ना कुछ हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें या थोड़ा डिस्काउंट कर दें। तो मेरा ख्याल कंट्रोल से कहा था नंबर ले लें, कॉन्टैक्ट कर लें, मैं पूरी कोशिश कम से कम आपको 20-30% डिस्काउंट किया जा सके। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बाकी आपकी अल्लाह में आपके मामला को ठीक करे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी बस शुक्र होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी ना 7 डेज पे लगा था वीज़ा, तो हमारी एक्सटेंशन थी 16 सितंबर को फिनिश होनी थी। 16 हमने सितंबर फी वेवर के लिए अप्लाई किया और हम यूनिवर्सिटी एडे ले रहे हैं ऑलरेडी। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम पार्ट टाइम करते हैं, तो उन्होंने हमारी फी वेवर एक्सेप्ट कर ली है। तो 2-3 दिन पहले जवाब आया, वो हमने अभी अप्लाई करना है। मेरे 2 क्वेश्चन है कि इसमें टोटल कितना टाइम लगता है जो एक्सटेंशन के जो नए कार्ड बन के आते हैं, और दूसरा ये था कि यूनिवर्सिटी हमारा अभी तक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ले रहे थे। वकील कहता है कि आप उसको चलने दें क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस सेम है। यूनिवर्सिटी ने हमसे कोई पेपर नहीं मांगा, कोई नई अपडेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सवाल क्या आपका सवाल क्या मेरे भाई? सवाल ये है कि टाइम कितना लगता है, और दूसरा ये है कि अगर हम अभी हमें नोटिस मिला है मालूम कहाँ से, अगर हम घर चेंज करें यूनिवर्सिटी को बताएं तो क्या वो इसमें कोई बंद तो नहीं कर देते? अगर ऑलरेडी चल रहे हो और फी भी एक्सेप्ट हो गया और बंदा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे, तो ये मैंने पूछना था। तो दूसरा टाइम कितना लगता है, मैंने पहले पूछा आपसे। आपने 4 दफ़ा पूछ लिया। ओके आप सुने, आपने 4 दफ़ा जब पूछा टाइम कितना लगता है, इतनी जल्दी ना करें मेरे भाई। नॉर्मली होम ऑफिस कहता है 6 महीने लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 4 बार में डिसीजन हो रहे हैं आजकल। तो इसलिए जो एप्लीकेशन आप डाल दें, आपके फीवर अप्लाई किया था, आपको एग्जामिशन मिल गई, आपको एक यूनिक कोड नंबर दे दिया है और वो 10 डेज़ के लिए वैलिड है। आप इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन कर दें और मेरे ख्याल में फिर वेट करें। अब जो सेकंड सवाल था कि आपको बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी आप बेनिफिट ले रहे हो। जब फॉर्म आएगा उसमें लिखेंगे कि यस आई एम क्लेमिंग द बेनिफिट, जो ले रहे हैं उसको टिक करते जाएँ, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने खुद परमिशन दिया है कि यस ड्यू टू योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस वी आर अलाउइंग यू टू क्लेम द बेनिफिट। तो आप उनकी परमिशन के बाद आपने वो लेटर काउंसिल को दिया, तो काउंसिल ने होम ऑफिस की डायरेक्शन के मुताबिक आपको आपके जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट किया। तो लिहाजा किसी किस्म की कोई चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 ये है कि आपका क्लेम चल रहा है, आप जब तक वो आपको स्टॉप नहीं करते, आप इंटाइटल हैं कि आप बेनिफिट लेते जाएँ। अब थर्ड ये है कि जब एप्लीकेशन करोगे और एप्लीकेशन जब आपकी ग्रांट होएगा वीज़ा, तो ऑटोमेटिकली कार्ड पर लिखा आ जाएगा कि आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं और साथ ही साथ आपको रिकोर्स पब्लिक फंड इज़ अलाउड हैं। तो इसलिए आप वरी ना करें, ये तीनों चीज़ें इन जर्नल हैं और अंडरस्टूड हैं कि आपको सेम ही एक एक्सटेंशन मिल रही है ऑन द बेस ऑन द सेम सर्कमस्टांसेस।
और अगर आप घर चेंज करते हो वो एक डिफरेंट सिनेरियो कि घर चेंज करते हो तो क्या आपके बेनिफिट स्टॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो काउंसिल अपने नए घर में आपका रेंट चेक करती क्या नहीं करती, वो दिस इज नथिंग टू डू विद होम ऑफिस, दिस इज एंटायरली इज अ डिफरेंट थिंग विच इज़ यू नीड टू डील विद द काउंसिल। आप काउंसिल को बताएं एंड लेट देम डिसाइड हाउ दे डिसाइड। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रियाज भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है भाई। जी बेसिकली मेरा नाम फैसल है, मैं स्कॉटलैंड से बात कर रहा हूँ। ठीक। तो दरअसल ना मैंने केस अप्लाई किया था असाइलम का ना, राइट। 2018 में। ठीक। तो वो 20 में उसका रिजल्ट आया था तो वो रिफ्यूज हो गया था। उसके बाद मैं तकरीबन 6-7 महीने साइड पर रहा हूँ और उसके बाद जो है ना मैंने फ्रेश क्लेम डाला है जनवरी 2021 में। राइट। तो अभी तक उसका जो है ना जवाब नहीं आया और मैंने जो है ना साथ अब वर्क परमिशन के लिए भी अपना केस डाल दिया। ठीक। एक ये सवाल है कि क्या वो मुझे इसमें कैटेगरी में ला देंगे कि मुझे वो वर्क अलाउ कर देंगे, क्योंकि नियरली 1 साल होने वाला है मुझे। और सेकंड वेटिंग सवाल। में। और एक दूसरी ये बात है कि प्राइवेट लाइफ जो है वो एक आपने मुझे बताना है कि वो प्राइवेट लाइफ क्या होता है, क्योंकि मैंने ना उसमें प्राइवेट लाइफ में भी मैं आना चाह रहा हूँ। ठीक। ओके उसमें थैंक नहीं यू। होता है कि मैं जब था ना हाफ ऑफ ईयर वहाँ पर मेंशन है, तो मैं 20 जो है 1 का था जब मैं आया था। आप तो कितने वो बड़े हाफ थे? ऑफ ईयर का क्या होता है? आपकी एज क्या थी जब आप आए थे यहाँ पे? मैं आया था स्टूडेंट वीजे पर। और एज क्या थी आपकी? मेरी एज थी तब 21 साल। ओके और अब आपकी एज क्या है मेरे भाई? हाउ लॉन्ग इन यूके? मेरी अब 34 साल है और मेरे ना यहाँ पर तकरीबन 11वां साल जा रहा है। ओके थैंक यू, आपकी कर चुकी है। देखिए 2 सवाल हैं। पहली बात ये कि आपने असाइलम लिया, रिफ्यूज़ हो गया और उसके बाद आपने साइनिंग स्टॉप कर दी। अब आप समझते हो कि आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस आ गई, आपने फ्रेश एविडेंस के बेस पे दोबारा फ्रेश क्लेम डाल दिया इन जनवरी में। लॉ ये कहता है कि आपका असाइलम का मैटर कम अज़ कम 1 साल तक पड़ा रहे, कोई डिसीजन ना आए, तो आप परमिशन फॉर वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने पहले अप्लाई कर दिया, वेल सी एंड गुड लक कि आपको मिलता है, लेकिन ना हुआ तो फिर जब आपका पूरा साल 12 महीने आपका केस पेंडिंग हो जाए तो येस देन यू आर इंटाइटल कि आप उनको अपनी रिक्वेस्ट करो और मुझे लगता है कि वो कंसिडर करेंगे। आपके ये नॉर्मल होता है आम असाइलम मैटर में, लेकिन आपके केस में ये जा रहा है कि आपका पहले असाइलम ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, आपने फ्रेश एविडेंस दी है। अब अगर वो फर्दर सवाल पूछेंगे भी तो ठीक है, अगेन क्योंकि आपने जो काम कर लिया, इनिशिएटिव लिया है, अच्छी बात की है, लेकिन अब डिसीजन अच्छा आता है या बैड आता है इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिसर क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसको चेज़ करना, फ़ोन मारना, मेलें करना इज़ नॉट रीज़नेबल भी नहीं है और सेंसिबल भी नहीं है एट दिस स्टेज। एटलीस्ट 12 महीने वेट करें, अगर वो डिसीजन ना दें फिर आप उनको चेज़ करना शुरू करना। नंबर 2 आपने ये कहा था कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। देखिए ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कोई कैटेगरी नहीं है कि आपने उसमें फॉल करना है या आपने 2 + 2 4 करके आपने उसमें पहुंच जाना है। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि अगर आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे रहते हुए अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है विद द इन द इकोनॉमिकली शेप और फाइनेंशियली, फिज़िकली, और उसके बाद आपकी फैमिली टाइज हैं, तो ये एक आपकी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो क्लेम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन द असाइलम एंड द ह्यूमन राइट्स। असाइलम ये होता है कि अगर आप वापस आप अपने कंट्री में जाते हो तो आपकी लाइफ को थ्रेट है फॉर द योर फियर ऑफ थ्रेट डेथ एंड द प्रोसिक्यूशंस। लेकिन अगर आप कहते हो ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो आपको अगर वहाँ पे थ्रेट है, लेकिन आप ये कहते हो कि मैंने अपने आप को यूके के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? जब आप काम बात करते हो असाइलम की तो आपको डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस ये देना पड़ता है कि किसी आपको थ्रेट है, किसी आपको प्रोसिक्यूशन का फियर है या आपको डेथ का प्रॉब्लम है, या कौन आपके ख़िलाफ़ जो एजेंसीज़ हैं या कोई ग्रुप्स हैं या कोई सेक्टर्स हैं या कोई पर्सनस है, कौन आपकी लाइफ को के आपकी जान के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ पे ये कहते हो कि मैं यूके में रहते हुए ये मैंने काम कर लिए,
इसलिए अगर आपका असाइलम वाला थोड़ा सा भी वीक हो तो आप लोगों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे क्लेम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स को या एविडेंस को लाना या ला के इस लेवल पे साबित करना कि इस पे केस वर्कर, इमिग्रेशन ऑफिसर या इवन जज साहब उसको रिलाई करें, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप बात यूके की करते हो कि मेरे पास ये मेरे प्रूफ हैं, ये मैंने क्लेम एस्टेब्लिश कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास राइट है कि बंदे को आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, उसका लेटर लेके जा सकते हो, उसकी एविडेंस लेके जा सकते हो, तो यहाँ की एविडेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये होता है ह्यूमन राइट्स का मसला। लेकिन अब आप कहते हो कि मैं 11 साल से हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अगेन फिर वही आएगा कि आपने क्लेम किया था, आपने कहा मुझे इस बंदे से ख़तरा है, इस पर्सन से, इस ग्रुप से, इस सेक्टर से, अब मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने 12 साल में रहते हुए अपने आप को इन सोसाइटी में इंटीग्रेट कर लिया और ये मेरे पास प्रूफ है, ये आपका केस है और ये आपको केस करना चाहिए। बाकी ये कि आप वेट करें, 12 महीने हो जाएं, काम की इजाज़त ना मिले तो फिर आप उसको चेज़ करना, वरना अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो इवन बेटर, अगर नहीं देंगे तो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आई विश फॉर यू गुड लक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाँ जी रियाज भाई, मैंने ना पूछना था, हमने ना ILR अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो हमारे बायोमेट्रिक्स हुए तकरीबन 2.5 महीने हो गए, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा वो, और कोई नंबर भी पता नहीं है या नहीं है। कोई और सवाल आपका? कॉन्टैक्ट कर सकते है ना? ओके मेरे भाई, इमिग्रेशन वाले या होम ऑफिस की पॉलिसी ये कह रही है कि जो भी अंडर द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन हैं उसमें एक्सटेंशन हो, इंडेफिनिट हो, नेशनलिटी हो, ILR हो, ये तमाम एप्लीकेशन के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला है विच इज़ समथिंग अबाउट द 6 मंथ फ्रॉम द बायोमेट्रिक। अभी आपको 2.5 महीने हुए, कुछ नहीं होना, अल्लाह करे कल लग के आ जाए, लेकिन ये 6 मंथ तक आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर 6 मंथ में वो डिसाइड नहीं करते तो वो आपको लेटर भेजते हैं कि आपका केस ड्यू टू सम रीजंस या कम्प्लेक्स की वजह से इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लग रहा है टू द नॉर्मल। लेकिन अगेन 6 महीने से पहले चेज़ करने का फ़ायदा नहीं। अगर 6 महीने हो जाएँ और कोई डिसीजन ना आए तो दैन यू हैव अ राइट कि उनको फ़ोन कर दें, ईमेल कर दें, और अगर वो फिर भी इसको रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर यू शुड गो टू द लोकल MP कि वो लेटर लिख दें। और अगर MP की बात कभी नहीं सुनते तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है कि यू कैन टेक द कोर्ट मैटर द कोर्ट। बट ये सारा प्रोसेस 6 महीने 4 महीने में नहीं होना चाहिए। 6 महीने आराम से वेट करो, फिर उनको चेज़ करो, फिर MP को इन्वॉल्व करो। अगर 1 साल तक डिसीजन नहीं आता देन ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट टू बी नॉक द कोर्ट डोर। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सवाल सर, ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मेरे भाई, सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर जिनका स्टेटस नहीं है, जो 12-14 साल हो गए हैं, उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या हो रही है, ऐसा कुछ पॉलिसी आने वाली है इस हवाले से? राइट, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती पॉलिसी या लॉ। लॉ ये कहता है कि आपने 20 साल पूरे करने हैं, लीगल या इलीगल, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। यही पॉलिसी है, यही होम ऑफिस का लॉ है। जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक ना कोई फॉर्म आएंगे, ना कोई आपको ईमेल आएगी, ना कोई फ़ोन आएगा। तो इसलिए उनका कंडीशन ये है कि कम अज़ कम अगर आपने यूके में 20 साल गुजार लिए हैं और आप वापस नहीं जा सकते और जहाँ पे आपने रहना चाहते हो तो फिर एप्लीकेशन करें। लेकिन हमारी इसके साथ साथ एक एडवाइस होती है कि मेरे भाई आप 2 साल से हैं, 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, लेकिन यूके में रहने के 2 ही असूल हैं, या आपके पास वीज़ा हो, अगर नहीं तो कम से कम आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग हो। तो मेरे ख्याल में अगर आप 10 साल से, 12 साल से, जब से भी हैं, तो ये शुड भी जंप इन क्यू। आप क्यू में जाएं, उसका एक ही रास्ता, अप्लाई करें और आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ह्यूमर है कि कोई एमनेस्टी आ रही। देखिए एमनेस्टी भी आएगी तो कोई आपको फ़ोन नहीं आएगा, कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई लेटर नहीं आएगा। वो होम ऑफिस खुद ही एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर शुरू कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन चल रही है, कम से कम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो 20 साल अगर नहीं भी हुए तो उनमें कुछ अगर केस स्ट्रॉन्ग है तो उनका डिसीजन फेवर में आ रहा है। कुड बी ड्यू टू द ब्रेक्जिट, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द लेबर, कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस बंदे ने कोई वॉलंटियर काम किया है, इसका रिकॉर्ड बड़ा नीट एंड क्लीन है, या कि जो उसने पढ़ने आया था उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव रहा है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो आपके पास सेलिंग पॉइंट क्या है, आपकी पॉजिटिविटी इश्यूज जो कौन सी हैं आपने उनको हाईलाइट करने हैं, और जब रीज़न बताने के वाई यू कांट गो बैक योर होम कंट्री। तो अगर ये चीज़ें बता रहे हो
तो यस आपकी एप्लीकेशन पॉसिबल पॉजिटिवली कंसिडर हो, लेकिन अगेन एंड अगेन या वीज़ा हो या आपका केस कम से कम उसमें पेंडिंग हो। अगर वकील के पास जाना है वेल एंड गुड, अगर समय तो आपके पास से नहीं है, अफोर्ड नहीं करते, खुद करना है, लेकिन लाजमी तौर पे अपने आप को इनके हम उसके साथ आपको कनेक्शन में रहना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे दो सवाल हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम के बारे में। राइट। मेरे वालिद साहब और वालदा ईयू सेटलमेंट स्कीम पे आए हैं इधर। मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरी वाइफ ईयू नेशनल है। राइट जी और मेरा ब्रदर भी है, वो ईयू सेटलमेंट स्कीम पे है इधर एज ए डिपेंड। ओके। अगर फ्यूचर में हमारी सेपरेशन हो जाती है वाइफ के साथ, तो इनके सेटल स्टेटस होने के कितने चांस हैं आफ्टर 5 इयर्स मेरे वालिदैन के? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा दूसरा सवाल जी, एनी अदर क्वेश्चन सर? जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई जो है वो एज ए डिपेंडेंट आया था, उसकी उम्र है 25-26 साल। तो अगर वो पाकिस्तान में शादी करता है, क्या वो अपने पार्टनर को इधर लेके आ सकता है? ही इज ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन अस ऑन प्री सेटल स्टेटस। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो आपको वीज़े मिले हैं, आपको या आपकी फैमिली को या आपके भाई को, ये उसकी एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि यू आर द ओल्स आर द डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल हु इज़ लिविंग इन द यूके एंड एक्सरसाइजिंग हर टीटी राइट्स इन द यूके। 5 साल पूरे करते हुए क्या देना आपने? नंबर 1 कि आपका रिलेशनशिप स्टिल इज़ सब्सिस्टिंग, रिलेशनशिप नहीं है कि सर केस रिफ्यूज़। नंबर 2 the European need to be established she been exercising her TT rights in the UK for the 5 years। उसने अपने तमाम बैंक्स, अपने तमाम पे स्लिप्स, आपका अकाउंट्स उसने साथ सबमिट करवाने। अगर वो नहीं है तो वेयर यू स्टैंड। नंबर 3 ये है कि अगर कल को किसी किस्म से भी आपकी सेपरेशन होती है एंड दे इन्फॉर्म टू द होम ऑफिस, इट मीन्स योर वीज़ा विल बी कर्टेल्ड इमीडिएटली। तो इसलिए ये 5 साल का एक प्रोबेशन पीरियड है टू जज एंड टू असेस कि आपकी जो इंटेंशन है वो सिर्फ वीज़ा लेना नहीं है, आपका जो थॉट है या आपकी इंटेंशन है टू लिव विद द योर वाइफ इज़ परमानेंटली, और आप इस रिलेशनशिप को सब्सिस्टिंग करना चाहते हो और है इस वक्त। अगर ये नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली सब लोगों को अपना अपना वीज़ा ख़त्म या कर्टेल हो सकते हैं। अब सेकंड बात है कि अगर आपका भाई खुद ही इज़ अ डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन, देन उसके वीज़े को डिपेंडेंसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जब तक वो खुद डिपेंडेंट है वो किसी को और अपने डिपेंडेंट इनवाइट या स्पॉन्सर नहीं कर सकता। पूछोगे और क्या कर सकते हैं, दिस इज़ अ कुड बी डिफरेंट आंसर, लेकिन जो आपका रेलेवेंट सवाल था कि क्या वो शादी के अपनी वाइफ को बुला सकता है या बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली नहीं, एट दिस स्टेज पे नहीं। उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगा, यस देन उसके पास राइट है कि सेटलमेंट के बाद वो जो अपने किसी स्पॉन्सर को स्पॉन्सर कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। यार सर मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ 18,900 ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,700 ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ 18 ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 22,400 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਜੋਬ ਫੰਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22,400 ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਉਸੇ ਹੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ 22,400 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕੋਲਸ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर ये चीज़ें नाल लाते हो तो थानू इत्थे यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। जब तक आपका वीज़ा है पेंडिंग तब तक का वीज़ा मिलेगा, फिर यहाँ के वो आपके साथ साथ एक्सटेंशन करती जाएंगी और आप 10 साल पूरे करने के बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा। ऐसे उसको अपने 10 साल पूरे करने पड़ेंगे और उनको उसके बाद इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम ऑफ ब्रेक का स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी सर। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी मैं प्रयास से बात कर लिए भाई जी आप लाइव हैं, बोलिए आपका सवाल क्या। मैं रियाज बात कर रहा हूँ जी। जी मैं असल में मेरा नाम अख्तर है, अख्तर अली। ठीक। तो मेरा एक सवाल है, वो मैंने पूछना कि मैं असल शादी पाकिस्तान की थी, दो बच्चियां ने छोटियां। राइट। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट बनवाने ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ प्रोसीजर ਜੇ कोई किस तरह के करना है। और आपको नेशनलिटी कैसे मिली थी यहाँ पे? जी आपको नेशनलिटी यहाँ पे कैसे मिली थी मेरे भाई? जी मैं तकरीबन सारी जिंदगी इधर गुजारी है। अच्छा ठीक। मैं छोटा है जी। ओके राइट। अच्छा अब दो चीज़ें हैं, अगर तो आप अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट यहाँ पे आए थे और पेरेंट्स की वजह से आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिली थी, तो फिर आपके जो बच्चे पाकिस्तान में हैं उनको डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नेशनलिटी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे आए थे, कोई अपने बिजनेस वीज़े पे आए थे, आपने यहाँ स्टूडेंट आए थे और आपने ख़ुद अपनी नेशनलिटी अर्न की थी, तो उस बेस के ऊपर अगर बच्चे आपके पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो फिर आप अपनी नेशनलिटी बच्चों को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और बीइंग रेजिडेंस इन अपने पाकिस्तान कंट्री में वहाँ पे आप उनके ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ये दो डिफरेंस आप चेक कर लें कि आप किस में फॉल करते हैं। अगर ये दोनों में से आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यस आप उनका वीज़ा अप्लाई कर लें, सॉरी पासपोर्ट अप्लाई कर लें, उनको मिल जाएगा वहाँ पे। और फिर आप सिर्फ आपको अपनी मिसेज़ का फ़ीस देनी पड़ेगी और उनको वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर लगता है कि आपको आपके पेरेंट्स की वजह से आपको ट्रांसफ़र हुई थी नेशनलिटी, आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फर्दर अपने बच्चों को, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपने फिर उन तीनों का एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा यूके में आने के लिए। और उसके लिए आपकी जो इनकम है वो 24,800 कम से कम साल की होनी चाहिए और उसके बाद उनका यहाँ वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। बाकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स कि आपकी मिस इंग्लिश पास करनी है, आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी शादी उसका प्रूफ होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है और बच्चे पैदा उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, प्री एंड पोस्ट बर्थ के जो तमाम प्रूफ्स हैं कि दे आर योर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, तो वो साल लगाए जाएंगे। तो उस तमाम फैमिली जो है वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आ सकती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप देखिए क्या बच्चों के वहाँ पे रहते हुए पासपोर्ट बनाए जा सकते हैं। अगर तो पॉसिबल हुआ या बाय लॉ क्वालिफाइड करते हुए तो फिर कम से कम आपको दो फ़ायदे होंगे। एक, आपकी इनकम भी सिर्फ 18,600 रह जाएगी प्रूव करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो बच्चों का ईच पर्सन का जो आपको कॉस्ट आनी है वीज़ा अप्लाई करने की, विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग अबाउट 3,000। तो वो चेक कर लें
कि क्या आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके मुताबिक आपको एप्लीकेशन करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ 10 ईयर रूट पे है और उसका हमने फी वेवर एप्लीकेशन भी अप्लाई किया है एंड बिफोर द एक्सपायरी आई अप्लाई फॉर फी वेवर एप्लीकेशन। राइट। तो मेरा मेन सवाल ये है कि एक तो ये जो 2 महीने फी वेवर एप्लीकेशन पे लगाते हैं तो वो मेरे लीगली साहब होंगे, एंड 10 ईयर रूट जहाँ से मेरा शुरू है, जहाँ से मुझे वीजा उन्होंने दिया है, और अंटिल 2023 में मेरी वाइफ का 10 ईयर कंप्लीट होते हैं। अगर मेरे वीजे में टाइम हो और मेरा लीगल 10 ईयर कंप्लीट हो गए तो मैं इंडेफिनिट का क्वालिफाइड हूँ या नहीं, और ये फी वेवर जो 2 महीने है 2 महीने ठीक ठीक ठीक। ओके मेरे भाई, सवाल समझ लग गया, आप टीवी पे आंसर सुने समझ लग गई। ओके, पहली बात तो ये है कि अगर आपने फी वेवर की एप्लीकेशन प्रायर टू एक्सपायर जो लीव डाली है तो आप सेफ हैं, आपकी 3C कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन इसके बावजूद आप क्या कर सकते हो कि आप उनको ईमेल कर दें कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था या हो रहा है इस डेट को, मैंने फी वेवर अप्लाई किया है, तो प्लीज़ मुझे मेक श्योर कर दें कि मैं लीगल हूँ या मेरी फैमिली लीगल है, और वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ईमेल में कंफर्म भी कर देंगे। अब सेकंड सवाल था कि जो 2-2.5 महीने यहाँ पे लगे हैं क्या आज 10 साल में काउंट होंगे? यस ऑफ कोर्स ही होंगे। और थर्ड सवाल था कि अब 10 साल आपके कब पूरे होंगे? अगर आपके पास, क्योंकि जब भी वीज़ा अप्लाई करते हो वीज़ा ग्रांट होने में 6 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं सम टाइम, तो वो जो टाइम आपका बढ़ता जा रहा है और 2.5 साल का वीज़ा मिल रहा है, तो पॉसिबल है कि आपकी जब 4th एक्सटेंशन हो और अभी आपके पास वीज़ा वैलिड 2 साल रहता हो, उससे पहले आपके 10 साल पूरे हो जाएं। आपने सिर्फ ये काउंट करना है कि जो पहली आपको यहाँ पे लीगल स्टेटस मिला था जिस डेट को, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट डेट टू द 10 ईयर जब पूरे हो जाएंगे, आपके पास जब वीज़ा उस वक्त 2 साल का पड़ा हो, आप क्वालिफाइड कर जाओगे कि 10 साल के पूरे करने के फ़ौरन बाद आप अपनी ILR की एप्लीकेशन कर सको। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये 2-3 अस्सलाम। मेरे सवाल हैं आपसे। जी प्लीज़ मैडम पूछें आप। जी आवाज आ रही है? मैडम बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप लाइव हैं, बोलें सवाल क्या आपका। जी अच्छा, सवाल मेरे ये हैं, 2013 में मैं आई थी, मेरी बेटी भी है मेरे साथ, तो 3 दफा थोड़ी एक्सटेंशन मैंने करवाई है, अभी 4th टाइम मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करूंगी या क्या? प्लीज उसका मुझे जवाब दें। और दूसरा है, मेरी बेटी का इंडेफिनेट होगा अभी मेरे साथ ही या मेरे से पहले मिल जाएगा? अभी 9 साल की मेरी बेटी हो गई है। आपको वीज़ा किस बेस पे मिला था मैडम यहाँ पे? मैं हस्बैंड स्पोर्ट्स वीजे पे आई थी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने बुलाया था, मुझे स्पाउस वीजा था मेरा, और आपको पूरे 5 साल हो मैंने गए 10 हैं। साल के रूट में डाला था ने नाम। ओके ठीक 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 ठीक। ओके जी ठीक है। ओके, थैंक यू आपकी कॉल के। देखिए मैडम, जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आते हैं वो 5 साल के बाद इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको वीज़ा यहाँ पे मिल जाए और जब आपकी एक्सटेंशन हो उस वक्त अगर आपको 10 साल पे डाल दिया, उसमें 4-5 रीज़न्स हो सकती हैं। या तो आपके पास आपने इंग्लिश पास नहीं की होगी, या आपके पास जो इनकम का थ्रेशोल्ड था वो मीट नहीं कर रहे थे आप, या अनफॉर्चुनेटली आपका कोई मसला बना हुआ था अपने फैमिली के अंदर। तो अगर किसी रीज़न से इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये समझा कि आप 5 साल की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, आपको हम अंडर द 5 ईयर्स कैटेगरी एक्सटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन ड्यू टू योर फैमिली एंड पर्सनल सर्कमस्टांसिस हम आपको यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऑन द कंपैशनल ग्राउंड्स के ऊपर, हम आपको 10 साल की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या पहली एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन में गैप तो नहीं आया था। अगर तो गैप आया था तो जो अभी आपको वीज़ा मिला 10 साल के रूट का, वहाँ से आपके 10 साल काउंट होंगे। लेकिन अगर आपका गैप नहीं था और आपने इन टाइम एप्लीकेशन की थी लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते थे और उस वजह से आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो होम ऑफिस ने 10 साल पे डाला था, तो फिर जो 2.5 साल पहले गुजारे थे वो भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि लीगल 10 ईयर्स रूट के लिए ये
कि आपने 10 साल पूरे गुजारे हैं, लीगल रहे थे, इवन यू वाज इन डिफरेंट कैटेगरीज, पहले आप 5 साल की कैटेगरीज में थे, फिर 10 साल में आ गए, तो लिहाजा जब आप यूके में इंटर हुए थे, फ्रॉम दैट डे टू 10 ईयर्स पूरी करनी पड़ेगी आपको, नंबर 1। नंबर टू ये है कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और आपने जब अपने इंडेफिनिट लोगे, तो दोनों सूरतों में आपके पास राइट है कि जब आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन आपको वीज़ा मिल जाए तो आप इमीडिएटली अपने बच्चे का, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुआ है, आपके पास नेशनलिटी हो गई, अब आप उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, लिहाजा उसको फर्दर एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी किस में और कहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, वो आप चेक कर लें प्रॉपर्ली या किसी सॉल्यूशन से बात कर लें, और उसके बाद आई थिंक आपके तमाम जो मामलात हैं वो स्मूथली गो थ्रू हो जाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया देते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैंने एक सवाल पूछना था। मेरी शादी थी 2017 में इस कंट्री में। मुझे वीज़ा मिला था एज अ पार्टनर, लीव टू रिमेन 2.5 साल का। तो मैंने शादी की थी 2017 में एज अ लीगल रजिस्टर इन दिस कंट्री। तो फिर मैं उसके बाद जेल में चला गया था। तो मैं जेल में अभी निकला हूँ, तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। तो अभी मेरा ह्यूमन राइट केस चल रहा है। तो हमने शादी की थी, लेकिन मैंने शादी का वीजा अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उस वक्त काम नहीं कर रही थी मेरी वाइफ। तो अभी वो काम कर रही है एज अ फुल टाइम। तो अभी मैं वीजा अप्लाई कर सकता हूँ शादी का? अगर करूँगा तो क्या चांस है? ओके, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे थे, आप लीगल हैं, शादी कर ली, आपके पास वीज़ा नहीं था, आप शादी कर ली। इन एनी कैपेसिटी में कि आपका यहाँ पे रिलेशनशिप है और आप अंडर द ह्यूमन एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, आपको 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि जो होम ऑफिस ने या पुलिस ने आपको डिस्क्लोजर दिया है या फाइनल लेटर दिया है, उसके मुताबिक क्या उन्होंने आपके ख़िलाफ़ रिमूवल डायरेक्शन इशू कर दी हैं या 1 स्टॉप वार्निंग इशू की है या उन्होंने आपकी लीव कर्टेल कर दी है, और साथ अगर की है तो आपको राइट अपील दिया होगा, और आपने क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी है या नहीं की है अभी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेटल नहीं हैं और कोई क्राइम करते हो और उसको आपको प्रिजन होती है, तो उसके बाद फिर होम ऑफिस को अपनी डायरेक्शन इशू करता है। अगर तो माइनर इशू हो तो फिर वो पॉसिबल है कि वो इसको ज़्यादा सीरियस ना ले, लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर्स हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ रिमूवल या डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप समझते हो कि आपका वापस जाना आपके लिए ठीक नहीं है और चाहते हो कि अब मैं विद इन कंट्री आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन हो या वीज़ा यहाँ पे मिल जाए, यस आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और मैटर है। मेरी आपको एडवाइस बड़ी स्ट्रॉन्गली होगी कि पुलिस ने आपको लेटर दिए या होम ऑफिस ने आपको बेल पे छोड़ा है तो उन्होंने कह दिया आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लें, किसी लोकल वकील के पास चले जाएं, हमारे पास आ जाएं, मोर देन वेलकम। लेकिन ये बैठ के तहम्मुल से अपने तमाम डिटेल एडवाइस लें ताकि आपको पता हो कि आपने कौन से पाथ से या कौन सी ऑप्शन जो है उस पर आपको अडॉप्ट करना है ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सिंपल लफ्ज़ों में पूछो, यस आप स्पाउस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आपको होम ऑफिस की या पुलिस की क्या डायरेक्शन आपको सर्व हुई हैं, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बर्मिंघम से नवीद बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं जब ब्रिटिश हूँ। राइट। मेरा ये क्वेश्चन आपसे। जी प्लीज़ आप पूछिए सवाल। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे यहाँ पे बुला सकता हूँ। जिस तरह ये स्कीम यूरोपियन के लिए थी कि अपने फैमिली मेंबर्स को बुला सकते थे, ये स्कीम किसी ब्रिटिश के लिए ऐसे नहीं है? अगर नहीं है तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे तो बुला सकते हैं? ओके, आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान में रहता है? मेरे दूसरा भाई भी इधर बिजनेस वीजे पे है, वो भी इधर है, उसके पास भी इंडेफिनिट है। मेरे पेरेंट्स अकेले इस टाइम लाहौर में है। ओके, और उनकी कोई पेंशन वगैरह आ रही है, कोई बस इनकम है, एसेट्स हैं? एसेट्स 2 घर है उनके पास। ठीक, देखिए मेरे भाई, जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं अगर उन्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर करना हो तो वो उनका जो कैटेगरी आती है वो एल्डर डिपेंडेंट की आती है।
एल्डर डिपेंडेंट के लिए दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 के जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, एम्पल अकोमोडेशन है और वो इस पोजीशन में हैं दे कैन मेंटेन देयर सेल्फ एंड दे कैन स्पॉन्सर देयर फैमिली। नंबर 2 वो रेगुलरली अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं वो उन पर टोटली एंड इंटायरली डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली एंड फिजिकली। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी तरफ से सेम फ्रॉम द एप्लीकेंट कि आपके पेरेंट्स के पास कोई फंड्स नहीं हैं, वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, आप उनको पैसे भेज रहे हो। और थर्ड ये है कि उनकी तरफ से ये है कि वो अनफॉर्चुनेटली टू वीक हैं कि इवन दे नीड योर फिजिकल सपोर्ट एज वेल। अगर ये सिचुएशन हो जिसमें कि वहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, क्लोज फैमिली नहीं है, तो यस एप्लीकेशन की जा सकती है। लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ है। जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स के पास 2 मकान हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास आ रहा है, डिपेंडेंसी ख़त्म। आप फिर कहते हो कि वो वेल उनकी सेहत ठीक है, मामले बाकी ठीक हैं, तो फिर आपकी जो फिज़िकल डिपेंडेंसी वो भी ख़त्म। तो इसलिए मेरे भाई ये थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है। एल्डर डिपेंडेंट की एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो चांसेस है, वरना नॉर्मली इसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बड़े होते हैं। आप फिर भी चेक कर लें, डिस्कस कर लें, किसी अपने पेपर वर्क दिखाएँ ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। मेरा टाइम आज ख़त्म होता है। जो हमें कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनके लिए भी थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।